नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, आप सबके लिए पढ़ाई पाठशाला YouTube चैनल एक सफलता की कहानी नाम से सीरीज लेकर आ रही है। हम उन शख्सियत को अपने स्टूडियो में बुला रहे हैं जिनको सुनकर आप अपनी सफलता के लकीर को खींच सकते हैं। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में हम सबके बीच, आप सबके बीच पंकज जी उपस्थित हैं। पढ़ाई पाठशाला का YouTube चैनल तथा अनेक साथी हम पंकज जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पंकज जी का विषय है संस्कृत विषय। उसके बारे में बात करेंगे कि संस्कृत विषय की तैयारी इन्होंने कैसे की, क्या पढ़ा और विशेष रूप से क्या नहीं पढ़ा, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो संस्कृत विषय को जब मैं इसका सिलेबस देख रहा था तो वेद, ग्रंथ, साहित्य, व्याकरण, तमाम सारी चीजें हैं और देख रहा था कि बड़ा सिलेबस है। जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन किसी अन्य सब्जेक्ट से कर रखा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन संस्कृत से करता हो, फिर तुरंत वो JRF निकालना चाह रहा, उसके लिए थोड़ी सी ये कठिनाई की चीजें हैं। तो इतने बड़े सिलेबस के लिए आपकी क्या योजना रही है, किन पुस्तकों का आपने सहारा लिया है, वो हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत बताएं। बेसिकली सेकेंड पेपर जो मेरा विषय है संस्कृत, वो 10 इकाइयों में बटा हुआ है। लेकिन उन 10 इकाइयों को अगर देखा जाए तो बेसिकली 5 भागों में बटा है। प्रत्येक भाग में 2 इकाई समन्वित होते हैं। जैसे पहला इकाई हम मान लेते हैं वेद को, तो वेद के 2 इकाई हो गए, एक वेद का सामान्य परिचय और एक वेद का विशिष्ट परिचय। फिर दूसरे जगह पे जाए तो दूसरी इकाई हो गई दर्शन, वहां पे सामान्यतः दर्शनों का सामान्य परिचय, उसके बाद विशिष्ट परिचय। विशिष्ट परिचय में क्या होगा, आपको कुछ ग्रंथ बता दिए जाएंगे, उन ग्रंथों को गहराई से आपको अध्ययन करना है, ग्रंथ आधारित अध्ययन होगा। सामान्य परिचय में कौन किसका क्या मत है, कितना क्या मानता है, इन सब बातों को रखा जाता है। उसके आगे जाते हैं तो फिर हमारा आता है व्याकरण, वहां और भाषा विज्ञान। तो व्याकरण का सामान्य परिचय, व्याकरण का विशिष्ट परिचय। फिर आता है हमारा साहित्य, तो साहित्य में कुछ ग्रंथकारों का सामान्य परिचय, उनके ग्रंथ कौन से हैं, उन ग्रंथकारों को देखना है, वो कितने अंकों में बटा है, कितने सर्गों में बटा है, इन सब चीजों को देख लीजिए। सामान्य कथा वस्तु। फिर आता है साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें कुछ ग्रंथ निर्दिष्ट हैं, साथ ही साथ कुछ साहित्य शास्त्र के भी ग्रंथ हैं, जैसे पोएटिक्स जिसे हम कहते हैं साहित्य शास्त्र, उसके भी कुछ ग्रंथ हैं, जैसे साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक है, वक्रोक्ति जीवितम है। ये साहित्य शास्त्र के ग्रंथ हैं, काव्य शास्त्र जिन्हें हम कहते हैं। इसके बाद जो अंतिम यूनिट है उसे हम सामान्यतः धर्मशास्त्र कह सकते हैं, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख। उसमें रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके साथ साथ अभिलेखों के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो ये सिलेबस का ओवरऑल परिचय हो गया कि इस प्रकार से यूनिट्स में बटे हुए हैं। अब अगर हम एक एक यूनिट की बात करें तो पहले यूनिट में जो वेद वाला पोर्शन है, अब पूरा पेपर ही देखा जाए तो संस्कृत का 2 भागों में बटा हुआ है, एक विशिष्ट अध्ययन और एक सामान्य अध्ययन। और जो पेपर का रेशियो है वो 60:40 का है। 60% प्रश्न सामान्य अध्ययन से होते हैं और 40% प्रश्न जो है वो विशिष्ट अध्ययन से होते हैं, जो अब तक ट्रेंड में आ रहा है। तो जब हम तैयारी करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो 60% हमारे प्रश्न हैं, 60 से 65 क्वेश्चंस जो हैं, जो सामान्य अध्ययन से आते हैं, वो कभी गलत ना हो। क्यों? क्योंकि वो 60 क्वेश्चन हर कोई सही करने वाला है। अब अगर हम उन्हीं में पिछड़ गए तो विशिष्ट अध्ययन में ये फिक्स है कि 40 प्रश्नों में हमने 7 से 8 या 10 क्वेश्चन तक सुना नहीं होगा, जिनमें हमें तुक्का लगाना है। और हम इतने अच्छे भाग्य वाले या नसीब वाले होंगे नहीं कि सारे तुक्के सही हो जाए। फिर उसके बाद कुछ ह्यूमन एरर्स होंगे, जिसमें 3-4 प्रश्न हमारे ऐसे ही गलत होने हैं, वो फिक्स है। तो 15 क्वेश्चन ऐसे ही हमारे हाथ से चले गए। बाकी जो 15-20 क्वेश्चन बचने, उनमें कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ आते हुए गलत हो जाएंगे।
तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारा जो सामान्य परिचयात्मक यूनिट है, 5 यूनिट है, उन 5 यूनिटों से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं। उनको ध्यान रखना चाहिए कि वो गलत किसी भी स्तर पे ना हो, और वो गलत कब नहीं होंगे, जब आप एकदम सिलेबस पर टिके रहेंगे। सिलेबस से इतर एक भी प्रश्न नहीं आता, अगर आता है तो वो ड्रॉप होना निश्चित है। हाँ, पर सिलेबस में अगर कुछ दे दिया है तो उससे संबंधित प्रश्न आने हैं, उसी से संबंधित प्रश्न आते भी हैं। तो जो साथी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो अपने साथ हमेशा पढ़ाई के दौरान सिलेबस रखें। सिलेबस से इतर कुछ भी नहीं पूछा जाता है, सारे प्रश्न आपके सिलेबस से रहते हैं। पंकज जी, बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी के दौरान रहते हैं, आप भी तैयारी जब किए होंगे तो ऐसा महसूस किया होगा कि आते हुए प्रश्न परीक्षा में गलत हो जाते हैं। उसको ठीक कैसे करें, क्योंकि आते हुए प्रश्न जब हमारे गलत होने लगते हैं तो हम सिलेक्शन से बाहर होने लगते हैं। हाँ, आते हुए प्रश्न तब गलत होते हैं जब हम प्रेशर में रहते हैं, एग्जाम प्रेशर को डील नहीं कर पाते हैं, तब गलत होते हैं। या कभी कभी होता है कि एक इतना आसान सा प्रश्न होता है जो हमारे सामने आ गया होता है और वो उस वक्त हमें याद नहीं आ रहा होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। और इतना इजी भी अगर नहीं आ रहा है तो आगे मैं क्या करूंगा, तब हम क्या होता है, हम एग्जाम प्रेशर में आ जाते हैं। और जब प्रेशर में आते हैं तो आते हुए प्रश्न भी फिर से गलती होने लगते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, परीक्षा हाल में जाने से पहले अधिकाधिक अभ्यास, जल्दबाजी में भी कुछ और जल्दबाजी न करें, प्रश्नों को 1 से 2 बार पढ़ें, पूछना क्या चाहता है इसको समझ लें। क्योंकि अगर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो पूरा बात कहने के बाद में अस्ति या नास्ति का फर्क रहता है या नहीं है। तो न अस्ति नास्ति हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया, स्ति पढ़ करके निकाल दिया तो पूरा क्वेश्चन का अर्थ बदल गया होता है। अस्ति नास्ति से ही हम अस्ति नास्ति, जेआरएफ अस्ति अथवा नास्ति की बात आ जाती है। तो प्रश्न को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ें। और संस्कृत में ऐसे बहुत सारे ट्रिकी चीजें हैं जो फंसाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, पिछले बार क्वेश्चन आया हुआ था, कारक का प्रश्न था। संस्कृत में एक है कि एक से नाम दिया जाता है, संज्ञा किया जाता है, और काम दूसरे सूत्र से होता है। तो जैसे एक कारक है तो उस कारक के लिए विभक्ति लगाने वाला दूसरा सूत्र है और कारक संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र है। पिछले बार पूछा गया था कि इस वाक्य में विभक्ति किससे हुई है, लेकिन वो विशेष सूत्र का एग्जाम्पल है, वो विशेष तौर से वहां पे कारक कराया जाता है, कारक की संज्ञा विशेष प्रकार से दी जाती है। इसकी वजह से वो प्रश्न सबको याद है, वो एकदम एग्जाम्पल सबको याद होगा, लेकिन प्रश्न की हड़बड़ी में कम से कम 25-30 लोग मेरे पहचानने वाले, जिनमें से एक मैं भी था, गलत किया था। मैं दूसरों को समझाया था कि एकदम ध्यान से पढ़ना, पर खुद भी गलती करके आया था, क्योंकि मुझे लगा कि अरे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है मीन्स विशेष संदर्भ में ही पूछ रहा होगा, तो संज्ञा न करके हमने विभक्ति वाले सूत्रों को लगाया था और मेरे वो दोनों ही प्रश्न सेम गलत थे। तो इसलिए हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में है एक से संज्ञा हो रहा है, एक से काम हो रहा है, तो संज्ञा पूछ रहा है कि काम पूछ रहा है, इसलिए प्रश्नों को एकदम सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। 1 से 2 बार पढ़ ले, पर्याप्त समय रहता है 3 घंटा। तो साथियों, प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है, प्रश्नों को ठीक ढंग से पढ़ने की बहुत जरूरत है। और जो 3 घंटे का पेपर है, उस 3 घंटे में आपको बहुत संतुलन बना के रखना है, संतुलित रहना है। तो हमने जब आपका वीडियो पंकज जी अपलोड होगा और अनेक साथी जब आपका वीडियो देखेंगे, तो मेरा मानना है कि संस्कृत जिसके लिए बहुत भारी विषय लगता है, अब वो रोचक होने वाला है। बहुत आसान तरीके से, बहुत सहज तरीके से पंकज जी ने एक यूनिट पे बात कर रहे हैं, तो जो आपकी परीक्षा है वह बेहद अब आसान होने वाली है। आइए हम एक बाहरी संरचना, एक हमने अपने मस्तिष्क में मूर्ति का निर्माण कर लिया है संस्कृत को लेके। आइए अब हम यूनिट वाइज बात करें। इसमें 10 यूनिट है और जैसा कि पंकज जी ने बताया कि 10 यूनिट को 5 भागों में बांटा गया है, तो हम भागों को लेकर चलेंगे। इन 5 भागों के बारे में बात करेंगे, जिसमें जैसे पहला यूनिट है जो सामान्य परिचय से संबंधित है और दूसरा यूनिट विशिष्ट परिचय से यूनिट है। तो हम 2 यूनिट को एक साथ लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट है
जिसमें वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन दिया हुआ है। और इसमें जो 2 यूनिट हैं, इन दोनों यूनिट के बारे में हम बात करेंगे। पहला यूनिट सामान्य परिचय है वैदिक साहित्य का, और दूसरा यूनिट इसमें विशिष्ट अध्ययन है। तो पंकज जी, इसमें जो मैं सिलेबस देख रहा हूं, वेद को भी पढ़ना है, ब्राह्मण साहित्य पढ़ना है, ऋग्वेद पढ़ना है, फिर यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ना है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने को। तो ये जो संस्कृत से साथी तैयारी कर रहे हैं वो कहां से पढ़ें, तथा इसमें बहुत सारी चीजें याद करने वाली हैं, वो कैसे याद करें? जो इसका पहला यूनिट है उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पहले यूनिट में है वेदों का काल, तो अनेक आचार्यों का या ग्रंथकारों का मत है कि वेदों का काल क्या है। जैसे मैक्स मुलर का मत है, जैकोबी का मत है, हमारे बाल गंगाधर तिलक का मत है, विंटरनित्ज का मत है। तो इसका क्या करना चाहिए, एक चार्ट बना लेना चाहिए, और चार्ट को हम जहां पढ़ रहे हैं वहां पे चिपका ले, चस्पा कर ले, और उसको बार बार देखते रहें तो अपने आप ही धीरे धीरे वो याद होने लगता है। साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, एक फॉर्मेट बनाना चाहिए वेदों के कालों का। इसी के साथ साथ वस्तुतः क्या है कि पहले यूनिट में दिया हुआ है कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा साहित्य है, कौन सा आरण्यक है, क्या शिक्षा है, शुल्ब सूत्र क्या है, गृह सूत्र क्या है, धर्म सूत्र क्या है, उनके कौन कौन से वो भाष्यकार हैं, इनको क्रम से। तो ये क्या करना चाहिए, एक चार्ट बना करके जहां हम पढ़ते हैं वहीं पे चिपका लेना चाहिए, और A4 साइज में ये पूरा आ जाता है। अगर हम बनाते हैं तो उनको विभाग करके एक टेबल टाइप का बना करके अगर इसको रख लेते हैं, डेली एक बार देखते हैं, या एक हम चार्ट बना ले और उसी की तरह उन चार्ट को एक खाली चार्ट बना ले, और 2, 4, 10 बार उसी चार्ट को देख देख के भी अगर हम भर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो ये यूनिट आसान हो जाता है। और इस यूनिट से कम 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 15 से 20 नंबर ये यूनिट आराम से दे करके जाता है। तो और ये स्कोरिंग भी है, सामान्यतः पूछ देगा इतरी उपनिषद किस वेद से संबंधित है, बास्कुल उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये शिक्षा किस वेद से संबंधित है। तो ये सब बहुत ही फैक्चुअल है, याद करने वाला है, पर कंफ्यूज हो जाता है आदमी, क्योंकि बाद में चारों वेदों का शिक्षा, आरण्यक, ब्राह्मण, ये सब याद करने में सब क्या होता है, मिलजुल सा जाता है। तो इसके लिए एक चार्ट बना ले, और चार्ट के हिसाब से डेली एक बार भी दृष्टिपात कर लेते हैं तो हमारे पास पर्याप्त समय रहता है तैयारी का। तो इसके लिए अलग से मेहनत ना करके डेली 5 से 10 मिनट एक बार 2 बार देख लिया, तो अंत तक अगर हमें पूरा नहीं भी याद है तो मैं कह रहा था ना कि एक चित्र फोटोग्राफिक मेमोरी में सेव हो जाता है कि हाँ, हमने इस रो में, इस वाले कॉलम में देखा था ये विषय, तो ये इससे संबंधित होगा, ऐसे तैयार हो जाता है। ये वाले बहुत सारे विद्वानों का भी कहना है कि चीजों को रटने, याद करने से बेहतर है कि लगातार आप उस चीज को रीड करते रहें, पढ़ते रहें, और परीक्षा हॉल में जब आप बैठेंगे और इत्तेफाक से वो प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपकी उंगली उस सही विकल्प पर चली जाएगी। तो ऐसा ही मानना पंकज जी का भी। पंकज जी, आप ये बताएं कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इस यूनिट के लिए क्या वो भी देखना जरूरी है? और जो 60-40 का रेशियो आपने बताया, तो 60 और 40 ये दोनों फर्स्ट यूनिट सेकंड से लगभग 7-8 प्रश्न आते हैं, 10 प्रश्न आते हैं, कि इससे ऊपर नीचे भी होते हैं। अब पहले फिक्स था कि 10-12 क्वेश्चंस पर यूनिट से आते थे, किसी में तब 7 हो गया, 8 हो गया। पर 2-3 साल से पेपर में क्या हुआ है कि गद्यांश का भी भाग आने लगा है, और जब से गद्यांश का भाग आने लगा है कुछ यूनिट से प्रश्न ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर वेद से सामान्यतः 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही हैं। 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। कभी धर्मशास्त्र में 6-7 प्रश्न हो जाता है, साहित्य में 1-2 प्रश्न कम करके। अब अंत में 10 क्वेश्चंस गद्यांश आधारित, 2 गद्यांश आते हैं, प्रत्येक गद्यांश में 5 प्रश्न होते हैं। तो वो 10 प्रश्न फिक्स होने की वजह से इन यूनिट्स में साक्षात प्रश्न वालों में थोड़े से संख्या का अनुपात ऊपर नीचे होता है। पहले तो फिक्स था, अब थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। फिर भी अगर वेद के यूनिट से देखें तो 10 कम से कम 10 क्वेश्चन आ ही जाता है, जिसमें इसी यूनिट से अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं।
फिर विशिष्ट अध्ययन बचता है, सूक्त आते हैं, उपनिषद आते हैं, भाषा, इसी में पाणिनीय शिक्षा भी हमारे में आता है, निरुक्त है, पाणिनीय शिक्षा इसमें नहीं आता है, व्याकरण वाले पोर्शन में आता है, इसमें निरुक्त आता है। तो निरुक्त से भी 1 से 2 प्रश्न आते हैं। फिर वैदिक व्याकरण है, तो वैदिक व्याकरण में आप कुछ संधियां हैं, वैदिक संधियां हैं, जो जात्य, स्वरित है, अजात्य है, क्या है, क्षैप्र है, वो संस्कृत वाले जब सुनेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। तो उनसे भी 1-2 प्रश्न आते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप सूक्तों का डेली अभ्यास करें, सूक्तों का वाचन करें कि बोलने से पता चलेगा, फिर सूक्तों का सामान्य परिचय आप याद कर लें कि इस सूक्त का देवता कौन है, ऋषि कौन है, किस वेद से संबंधित है, इस सूक्त में कितने मंत्र हैं और कौन सा छंद है। अगर इतना भी आपको याद है, सारे सूक्त के मंत्र कंठस्थ नहीं है, तो एक प्रश्न आता है डायरेक्ट सूक्त से कि यह सूक्त का पद या ये मंत्रांश कहाँ का है। बाकी एक प्रश्न वैसा आता है कि ये किस सूक्त में कितने मंत्र हैं या कौन सा देवता है, छंद है। तो अगर आपको सारे सूक्त नहीं भी याद हैं तो आपको इन बेसिक इंफॉर्मेशन से 1-2 क्वेश्चन का आप रिस्क लेकर के चल सकते हैं। इसमें एक प्रश्न और था मेरा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कितने सहयोगी हैं? बेसिकली संस्कृत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेद के लिए तो बहुत ज्यादा सहयोगी हैं, संस्कृत के लिए तो बहुत ज्यादा सहयोगी है। एक किताब आती है संस्कृत गंगा पब्लिकेशन, एक कोचिंग सेंटर है, उनका पब्लिकेशन भी है। उनका आख्याता और प्रख्याता 2 किताबें आती हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को एक जगह पर सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है और एक किताब में उन्होंने क्या किया है, पुरातन प्रश्न पत्रों का व्याख्या किया हुआ है। अर्थात 4 ऑप्शन है तो उन चारों ऑप्शंस की भी व्याख्या की है। तो उसको पढ़ने से एक तो ये प्रश्न ही क्लियर हुआ तथा उससे संबंधित अन्य जो तथ्य हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो वो 4 ऑप्शंस कहां पर हैं, क्यों है, ये सब भी क्लियर होता है। तो इन किताबों को भी आप देख सकते हैं। जब आप बता रहे थे तो अभी चर्चा की आपने गद्यांश के बारे में, तो इस संस्कृत के पूरे पाठ्यक्रम में गद्यांश के कितने प्रश्न आते हैं और गद्यांश के प्रश्न क्या कठिन होते हैं, उनका स्तर क्या होता है और वो कैसे सॉल्व करना चाहिए? अब गद्यांश के 10 प्रश्न आते हैं, अर्थात 2 गद्यांश होता है और प्रत्येक गद्यांश से 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है। अगर हम देखें गद्यांश का स्तर, तो गद्यांश, एक गद्यांश होता है हमारे किसी साहित्य की किताब से, दश कुमार चरितम, स्वप्नवास दत्तम, जो सिलेबस में दिया हुआ है, जिनके नाम साहित्य वाले पोर्शन में जिनके नाम दिया हुआ है, गद्यांश सामान्यतः उन्हीं से आता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम अध्ययन काल में होते हैं तो अगर पूरा नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो एक बार उस कथा वस्तु को, उस किताब की कथा वस्तु को जरूर जान लेना चाहिए। और गद्यांश करने के लिए अगर आपको सामान्य संस्कृत भाषा आती है, समझ रखते हैं, तो गद्यांश आप कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं होता है, कभी कभी अगर टफ आता है तो वो सबके लिए टफ है। एक प्रश्न ये भी आ रहा है दिमाग में कि जो गद्यांश के प्रश्न आते हैं उसमें क्या व्याकरण के भी प्रश्न रहते हैं या फिर केवल उस गद्यांश से ही रिलेटेड प्रश्न रहते हैं? व्याकरण के प्रश्न नहीं आते हैं। पहले आता था जैसे बच्चों को संधि पूछ लिया, समास पूछ लिया, ऐसे प्रश्न नेट जेआरएफ में नहीं आते। अब क्या, पहले भी नहीं आते थे। वहां क्या होता है कि किसी पद का विशेषण, मान लीजिए कि कोई ऐसा टफ पद है तो ये किसका विशेषण है, ऐसा कुछ पूछ लिया। या आपसे, अब तो पिछले 2 बार से एक ग्रंथ है तर्क भाषा, उससे भी आए हुए हैं, उससे एक बार काव्य प्रकाश से भी आया हुआ था। तो सामान्यतः अगर आप गद्यांश को पढ़ करके समझ लेते हैं तो गद्यांश के 10 क्वेश्चन लग जाते हैं। गद्यांश में उन्हीं को दिक्कत होती है जिनको संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत समझने में दिक्कत आती है। जिनको भाषा की समझ है वो आसानी से कर लेते हैं, सामान्यतः कथा वस्तु जानते हैं और भाषा की समझ है तो कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसे भी बच्चे हैं जो न कथा वस्तु जानते हैं और ना ही उसको पढ़े हैं, पर संस्कृत भाषा पर अच्छी पकड़ होने के वजह से
वो 10 के 10 प्रश्नों को भी कर लेते हैं। तो साथियों, हमने वैदिक साहित्य के बारे में जाना, इस वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय, विशिष्ट परिचय के बारे में जाना। पंकज जी, अगर जो विद्यार्थी अभी तैयारी में प्रवेश करने वाले हैं जेआरएफ के लिए, उनको कोई किताब पुस्तक आप बताना चाहें कि हाँ आपकी समझ इस पुस्तक से ठीक ठाक हो जाएगी, तो आप बताएं प्लीज। अब बेसिक के लिए तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन अगर आप गाइड जानना चाहते हैं जो इसके लिए हो, नेट जेआरएफ के लिए, तो जेएनयू के 2 बच्चे हैं, मतलब वो लोग शोधार्थी हैं, हम लोग के सीनियर ही हैं, बच्चे कह दिया मैंने, गलती कर दी, हमारे सीनियर ही हैं। उन लोगों ने किताब लिखी थी 2 साल पहले, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश। वो बहुत अच्छी किताब है और मतलब सभी लोग रिकमेंड करें, मैंने भी उससे पढ़ाई की हुई है, तो वो अच्छी किताब है। साथ ही साथ सर्वज्ञ भूषण महोदय, जिनका नाम अभी मैंने लिया था, आख्याता और प्रख्याता, ये 2 किताबें हैं, इनसे भी आप तैयारी कर सकते हैं। और भी अनेक किताबें हैं। कुछ चीजों को आप गाइड से मत पढ़िए, कुछ चीजों को आप मूल ही पढ़िए। जैसे दर्शन के कुछ विषय हैं तो उन्हें आप मूल से पढ़ लीजिए। साहित्य के जो काव्य शास्त्र के ग्रंथ हैं उन्हें आप मूल से पढ़ लीजिए, क्योंकि इनसे किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है ये नहीं पता है। और एक बार बेसिक क्लियर है तो सिर्फ हमारा लक्ष्य नेट जेआरएफ तक तो है नहीं, नेट जेआरएफ करके हमें आगे पठन पाठन में भी जाना है। तो कुछ बेसिक ग्रंथ हमें पढ़ लेने चाहिए जो हमारे 4थे यूनिट में, अगला यूनिट ही है दर्शन का, तो तीसरे यूनिट में है कि आस्तिक एवं नास्तिक दर्शनों का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में 3 चीजें दी हुई हैं: पदार्थ मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा, या तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा और आचार मीमांसा। तत्व मीमांसा में यही है कि कौन कितने तत्वों को मानता है, कितने पदार्थों को मानता है। तो इसके लिए भी आप ज्यादा मेहनत न करें, एक चार्ट बनाएं। 6 आस्तिक हैं, 3 नास्तिक हैं, उनके नाम लिख लें। उनके आगे एक चार्ट बनाए, लिख लें कौन कितने पदार्थों को मानता है, उनका नाम लिख लें। उसके आगे लिख लें कौन कितने प्रमाणों को मानता है। तो अधिक से अधिक प्रमाण मानेगा तो 6 और कम से कम मानेगा तो 1। तो 6, 5, 4, 3, 2, 1 करके ऐसे क्रम बना ले। उसके बाद आचार मीमांसा है, तो किसका सत्कार्यवाद है, किसका असत्कार्यवाद है। प्रामाण्यवाद में कौन सत्य कौन मानता है कि जो ज्ञान है वो दोनों ही प्रामाणिक है, यथार्थ है। इस प्रकार के जो विषय हैं ये सब चार्ट से आप बना करके तैयारी तीसरे यूनिट की कर लीजिए। 4थे यूनिट में जो विशिष्ट अध्ययन है उनमें कुछ किताब जो दिए हुए हैं, जैसे तर्क संग्रह, तर्क भाषा, वेदांत सार, सांख्य कारिका, इनको आप मूल पढ़ लें तो ये बहुत अच्छा। छोटे छोटे ग्रंथ हैं, बहुत क्लिष्ट नहीं है। अनेक यूट्यूब चैनल्स पे फ्री में पढ़ाए गए हैं, उनसे देख लीजिए। एक हमारे मित्र हैं अरुण पांडे, उन्होंने भी बहुत जगहों पे इसको पढ़ाया हुआ है। एक सतीश पनेरू करके हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। ये 2 लोग हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। शायद 1-1.5 महीने में मैं भी इनको पढ़ाने आऊंगा, क्योंकि मेरा भी चैनल आ चुका है, तो शायद मैं भी पढ़ाने आऊंगा। तो यूट्यूब चैनल पे अनेक जगहों पे पढ़ाया गया है, वहां से भी आप पढ़ ले। खुद से भी हम अब एमए कर लिए हैं तो उतनी समझ है कि एक बार हम मूल पढ़ सकते हैं, तो इन ग्रंथों को मूल पढ़ लेना चाहिए। इन ग्रंथों में कोताही नहीं बरतनी चाहिए कि इनको हम कहीं शॉर्ट नोट से पढ़ ले। शॉर्ट नोट से बाद में पढ़िए, जब आप एक बार मूल पढ़ चुके हैं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो रिवीजन के टाइम पे आप अपना नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ लिया कीजिए। किसी गाइड से पढ़ने से अपेक्षा कुछ ग्रंथों को मूल जरूर पढ़ लीजिए। प्रश्न अब उस स्तर के नहीं है, प्रश्नों का स्तर बढ़ रहा है। तो हमने दर्शन साहित्य के बारे में भी समझा कि कहाँ से पढ़ना है, किस पुस्तक से पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कहते थे कि YouTube पे अवेलेबल नहीं है, तो जैसा कि पंकज जी ने YouTube चैनल के नाम भी बताया कि यहाँ से आप ये चीज पढ़ सकते हैं। अगली यूनिट के बारे में बात करें जो बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कठिन माना जाता है, और यह है भाषा विज्ञान और व्याकरण। भाषा विज्ञान बहुत सारे विद्यार्थी इससे बचते भी हैं कि हम भाषा विज्ञान से बचते रहे। तो पंकज जी, भाषा विज्ञान की तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें? ये 5वां और 6ठा यूनिट जो है वो व्याकरण और भाषा विज्ञान का यूनिट है। बेसिकली अगर सबसे बड़ा यूनिट माना जाए और डरावना जिसे कहते हैं, भयावह, यही यूनिट है 5वां यूनिट और 6ठा यूनिट। पर इसमें कुछ चीजें हैं जिन्हें आप छोड़ करके जा सकते हैं रिस्क पे। ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो छोड़ देना है,
पर 1% चांस रिस्क लिया जा सकता है कुछ विषयों को छोड़ करके, क्योंकि 100 प्रश्न की तैयारी हम बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी 100 प्रश्न की तैयारी नहीं कर सकता। तो हमें ये ध्यान रखना होगा क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। तो इस यूनिट में कुछ चीजें आप छोड़ सकते हैं जिनसे कभी कभी प्रश्न आते हैं, ये नहीं कि नहीं आते हैं, पर तुक्का के लिए भी कुछ चीजें रहनी चाहिए। उसके भी बखरे में, हमारे यहाँ बट में कहते हैं, उसके भाग में भी, तुक्का के भाग में भी कुछ चीज रहना चाहिए। तो इस यूनिट से 5वां यूनिट आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिसमें व्याकरण के आचार्यों का परिचय है। तो व्याकरण के आचार्यों को काल क्रम से लगाना, उनके ग्रंथों को देख लीजिए, ग्रंथ किसमें विभक्त है, कौन पहला ग्रंथ है, कौन बाद का ग्रंथ है, सामान्य परिचय देख लीजिए। भाषा विज्ञान में 2-4 चीजें हैं, जो वर्गीकरण है, फिर जो भाषा परिवार है, कौन शतम वर्ग में है, कौन किंतुम वर्ग में है, इन सब चीजों को देख लीजिए। जब शब्दों में कौन सा किस शब्द में अपकर्ष, अर्थ का अपकर्ष हुआ है, किस में अर्थ नीचे गया है, मतलब उसका न्यूनीकरण हुआ है, कौन सा ऊपर अपकर्ष उपकर्ष हुआ है, कौन से अर्थ बिल्कुल परिवर्तित हो गया है, इन कुछ चीजों को देख लें और परिवार को देख लें, वर्गीकरण को देख लें, तो भाषा विज्ञान इजी है, भाषा विज्ञान स्कोरिंग है। हमें भाषा विज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे तथ्यों या भाषा वैज्ञानिकों को तो पढ़ना नहीं है, हमें भाषा विज्ञान का मूल बेसिक सिद्धांत जानना है। और बाद में जो ध्वनि परिवर्तन के 2-3 नियम है उनको देख लें कि पहले से तीसरे में कौन सा बदलता है। तो सामान्यतः भाषा विज्ञान स्कोरिंग है, ये कर सकते हैं। व्याकरण के आचार्यों का परिचय, उनके ग्रंथों को देख लें, व्याकरण के आचार्यों को क्रम से देख लें, उनके ग्रंथों को क्रम से लगाना। इनसे 3 से 4, 5, 6 प्रश्न तक जाते हैं और ये अच्छे हो जाते हैं। फिर अगर व्याकरण में जाना है तो आप संधि, समास, कारक, स्त्री प्रत्यय, इन विषयों को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम BA से MA तक पढ़ते हैं। इसमें अगर छोड़ने वाला एक विषय है, वस्तुतः छोड़ना नहीं चाहिए, अगर छोड़ने का मन है तो आप जो वो तिङंत वाला भाग होता है, रूप सिद्धि वाला भाग है, उसको आप छोड़ सकते हैं, पर उसका अल्टरनेटिव आप याद कर लीजिए कि 2-3 धातुओं के धातु रूप याद कर लीजिए। अगर वहां सूत्रात्मक प्रश्न आएगा तो आप रिस्क में हैं, अगर रूप सिद्धि का प्रश्न आए या रूप से प्रश्न आ गया तो आप बच जाएंगे। तो वहां पे रिस्क है, लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव है कि आप भू धातु का, एध धातु का, तन धातु का, इन कुछ धातुओं का 10 लकारों में रूप याद कर लीजिए। कभी कभी रूप पूछ देता है, कभी कभी सूत्र पूछ देता है। जिस बार सूत्र पूछ दिया आप तुक्के में जाइए, रूप पूछ दिया तो आपको याद है। बाकी महाभाष्य, वाक्य पदियम आपको पढ़ लेना चाहिए। वाक्य पदियम से 1 प्रश्न, महाभाष्य से 2 प्रश्न, ये फिक्स है। और इनके लिए आपको बहुत दिमाग, जो व्याकरण का भय है वो नहीं है। व्याकरण का भय सूत्रों से होता है, कॉन्सेप्ट से नहीं होता है। तो महाभाष्य या वाक्य पदियम ये कॉन्सेप्चुअल ग्रंथ है, तो ये याद हो जाते हैं। महाभाष्य में भी आप 5 मुख्य प्रयोजन, 13 गौण प्रयोजन, इन सब चीजों को याद कर लीजिए। वाक्य पदियम में शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ कितने हैं, शब्द कितने हैं, इन सब चीजों को अगर याद कर लेते हैं तो प्रश्न लग जाते हैं। तो व्याकरण में वही रूप सिद्धि वाला प्रश्न, और कभी कभी सारे प्रत्ययों को ना पढ़ करके कुछ विशेष प्रत्ययों को पढ़ लीजिए। बाकी को ओवरऑल एक बार देख लिया रहिए कि आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो तो पता ही है फिर हमें। ठीक है। जो अगली यूनिट है, यूनिट 7 और यूनिट 8, यह साहित्य से संबंधित है। इसमें काव्य शास्त्र भी है, छंद परिचय भी है, और साहित्य अपने आप में एक बड़ा विषय है। और इसमें बहुत सारे रचनाकारों के नाम याद करने पड़ते हैं, रचनाओं के नाम याद करने पड़ते हैं, जो बेहद कठिन होता है। अब इसमें मैं देख रहा था कि काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, नाट्य, गद्य, पद्य सब कुछ है इसमें। एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ही एक रूप में है। तो इसको कैसे हम बांधे, कैसे इसकी तैयारी करें और कहाँ से पढ़ें? बेसिकली जो सिलेबस है अगर देखा जाए तो वो एक स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है। बिल्कुल। हम लोग जब पढ़ते हैं तो जैसे मेरा मुख्य विषय MA में द्वितीय वर्ष में मैंने स्पेशलाइजेशन लिया था, विशेष विषय चयन दर्शन का है। तो सबके लिए कोई ना कोई एक यूनिट होगा जो इजी होगा, बाकी यूनिट्स टफ होंगे। कोई व्याकरण का बच्चा है तो वो व्याकरण के सारे विषयों को पढ़ा होगा, अन्य विषयों से सामान्य परिचित होगा।
ऐसे ही साहित्य शास्त्र का जो बच्चा है, ये साहित्य के इन ग्रंथों को पढ़ा होगा, अन्य लोग नहीं पढ़े होंगे। तो अगर आकार की दृष्टि से देखा जाए तो ये वाला यूनिट बहुत बड़ा है, किंतु अगर इसको देखा जाए तो बाद में जाकर के अगर 7वें यूनिट पे हम बात करें तो कुछ आचार्यों के नाम दिए हुए हैं, इनको जैसे सिलेबस में दिया है उसी क्रम से आंख मूंद करके याद कर लेना चाहिए, और जिस क्रम से ये आचार्य हैं उन्हीं क्रम से इन आचार्यों के ग्रंथों को भी याद कर लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न आचार्यों को क्रम से लगाने से आता है और सेम आचार्यों के ग्रंथों को भी काल क्रम से लगाने के लिए आता है। तो इनको देख ले। फिर वो प्रत्येक आचार्य, अगर भास है तो भास के 13 ग्रंथ जो हैं, भास का यहाँ पे नाम दे दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ भास कहाँ के थे, क्या है, भास कहाँ के थे, उनकी उपाधि क्या थी, अगर कोई विशेष रीति थी तो उसको ले ले, इनको ग्रंथों को ले ले, ग्रंथ कितने सर्ग में, कितने अंक में, अगर नाटक है क्या है, सामान्य कथा वस्तु जान ले। इन सब विषयों को अगर जान लेते हैं तो 7वां यूनिट इजी है। और 8वें में फिर जाकर के आपको एक एक सर्ग दिया हुआ है, तो आप सामान्य अध्ययन एक बार कर ले, कथा वस्तु जान ले, और जो साहित्य शास्त्र के जो ग्रंथ है, काव्य शास्त्र के, उनका मूल अध्ययन कर ले, जितना जितना सिलेबस में लिखा है, तो इजी हो जाएगा। थोड़ा सा वक्रोक्ति जीवितम और ध्वन्यालोक में आप कोताही बरत सकते हैं, लेकिन हाँ, कुंतक के लिए कोताही कर सकते हैं कि पूरा विशिष्ट न पढ़ करके प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर जा सकते हैं। पर जो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण है, उन 2 ग्रंथों को और नाट्य शास्त्र को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उनसे अच्छे प्रश्न आते हैं और ये समझ में भी आ जाते हैं, क्योंकि हमें सारे श्लोक याद नहीं हो पाएंगे साहित्येतर को, किंतु हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ सकता है, तो ये आसान हो जाता है। जहां तक मेरे लिए था, ये विषय आसान था, पर वो जो ग्रंथ थे, स्वप्नवास दत्तम, अन्य जो ग्रंथों के श्लोक थे, ये सब थोड़े टफ हो जाते हैं क्योंकि पढ़े नहीं होते हैं, किंतु ये काव्य शास्त्र जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्योंकि समझ विकसित हो जाता है। साहित्य और काव्य शास्त्र जैसा कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पोर्शन है, तो इससे कितने प्रश्न आने की संभावना रहती है? साहित्य और काव्य शास्त्र से 8 से 10 क्वेश्चंस, एक तो वही है कि 10 क्वेश्चन आते हैं सामान्य लगभग, हाँ, कभी कभी ऊपर भी हो जाता है। कभी कभी बात क्या है कि ये जो साहित्य के ग्रंथ दिए हुए ना, जो नाटक ग्रंथ या चंपू ग्रंथ या अन्य जो ग्रंथ है, इनमें से किसी एक ग्रंथ से बाद में जाकर के गद्यांश आता है। अच्छा, इसी से रिलेटेड इन्हीं में से किसी एक, जो गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं, वो इनमें से किसी एक में से आते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए, उनको भी साहित्य में रखा जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं साहित्य से। अगर उनको अलग रखते हैं तो 8-9 क्वेश्चन मान के चलिए, अगर उनको भी ले लेते हैं तो 12-15 तक तो आ ही जाते हैं। तो वो विद्यार्थी जो संस्कृत विषय से ही ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए होते हैं, उनके लिए फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि अपने पढ़ाई के दौरान ये सारी चीजें पढ़ ली होंगी। आइए अब अगली यूनिट के बारे में हम बात करें। जो अगली यूनिट है 9 और 10th, उसमें पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे दर्शकों को कि उसकी तैयारी कैसे करें, कितना उपयोगी है ये? अगर देखा जाए तो सबसे संस्कृत में स्कोरिंग यूनिट है तो यही वाला यूनिट अच्छा। है। आसान है, कथा वस्तु के टाइप में है, बहुत सारी चीजें हम पहले से सुने हुए हैं। जैसे जो सामान्यतः अध्ययन कर रहा है वो 4 प्रकार के वर्ण व्यवस्था को, आश्रम व्यवस्था को, इन सब चीजों को सुना रहता है। मनुस्मृति में इन्हीं सब का वर्णन है, हमको ये सब पढ़ना पड़ता है कि किस वर्ण का क्या काम है, या प्रजातियां जो होती हैं, स्वेदज, उद्भिज, अंडज इत्यादि, ये सब, वनस्पति किसे कहते हैं, औषधि क्या है, तो ये सब विषय हम सामान्यतः सुने होते हैं। यहाँ पे एक नया विषय जुड़ता है जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। वो बहुत ही अच्छा विषय है और अगर पढ़ते हैं तो वो आसान है और याद हो जाता है जल्दी से। जैसे अन्य विषय याद नहीं होते हैं, किंतु कौटिल्य अर्थशास्त्र एक इंटरेस्टिंग विषय है और आज के समाज से जुड़ता है, उसकी रेलेवेंसी है, इसलिए वो याद भी हो जाता है। तो ये यूनिट बहुत ही आसान है। ऐसे ही महाभारत है, रामायण है,
तो हमको महाभारत के जो 18 सर्ग हैं उन सर्गों को क्रम से याद कर लेना चाहिए। प्रत्येक सर्ग में कोई ना कोई उपाख्यान आया होता है, जैसे अम्बोपाख्यान है, रामायणोपाख्यान है। ये सब किस में बोले गए हैं, कौन से पर्व में है, महाभारत के किस पर्व में है, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी कथा किस पर्व में वर्णित है, पर्वों को क्रम से उनके संख्या को भी याद रखना चाहिए। कभी पूछ देता है 13वां कौन सा है, 13वां पर्व कौन सा है, 12वां पर्व कौन सा है, या नाम दे दिया कि ये स्त्री पर्व कौन सा है, अनुशासन पर्व किस नंबर पे आता है। तो इन प्रश्नों को आराम से हम कर सकते हैं। फिर रामायण में देखें तो सर्गों को जब बांटते हैं तो किस सर्ग में कितने अंक हैं, उन सब चीजों को अध्याय हैं, इनको अध्यायों को देख लेना चाहिए, क्योंकि कभी पूछ देता है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, या कौन सी कथा किस में अध्याय में किस सर्ग में विकसित हुई है। तो इन सबको कर लें तो ये यूनिट बहुत ही आसान है। इसमें एक चीज हम छोड़ सकते हैं, जो है अभिलेख शास्त्र में जो विशिष्ट अध्ययन है। प्रत्येक अभिलेखों का विशिष्ट अध्ययन करना थोड़ा सा टफ है, कठिन है, क्योंकि अभिलेखों का उनको याद करना पड़ेगा। तथापि अभिलेख से प्रश्न आते हैं और वो बहुत सिलेबस अगर हम याद कर लें, अभिलेख में डायरेक्ट सिलेबस अगर हम याद कर ले, अभिलेख वाला जो सिलेबस लिखा हुआ है, आप देखिए सिलेबस में लिखा हुआ है कि इनका ऐहोल का ये वाला, समुद्रगुप्त का ये, अगर सिर्फ अभिलेख के सिलेबस को हम याद कर ले, 8-10 पॉइंट जो दिया हुआ है, तो एक प्रश्न 2 प्रश्न अभिलेख के सीधे सिलेबस से ही पूछ लेता है। और फिर सामान्य परिचय देख लें कि अशोक के अभिलेख कहाँ है, द्विभाषी अभिलेख कौन सा है, कौन सा अभिलेख किस भाषा में है, ये तो सामान्य परिचय है, ये तो करना ही पड़ेगा और इतने से ही प्रश्न आता है। कभी कभार ये अभिलेख की पंक्ति किस में है तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो वो सबके लिए टफ है। कहीं पर किसी अभिलेख में किसी मंदिर का वर्णन है, किसी राजा का वर्णन है, किसी कवि का वर्णन है, कहीं किसी ने किसी चीज का जीर्णोद्धार कराया है, तो ये सब सामान्य बातें हैं जो किसी भी किताब में मिल जाती हैं, गाइड वगैरह में, किताबों में। तो उनसे इन सब विषयों को तैयार कर लें, क्योंकि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये यूनिट बहुत ही स्कोरिंग होता है। लिपि के भी प्रश्न आते हैं, सेमेंटिक लिपि कौन सी है, क्या है, उत्तरी सेमेंटिक, दक्षिणी सेमेंटिक, तो इन सबको देख लें तो ये यूनिट बहुत ही अच्छा यूनिट है और स्कोरिंग वाला है। तो जैसा कि साथियों हमने पेपर फर्स्ट के बारे में विस्तृत बातचीत किया था, ठीक वैसे ही पेपर सेकंड जो संस्कृत विषय से संबंधित है, संस्कृत विषय पर एकदम विस्तार से विस्तृत रूप से बातचीत किया। अभी जैसा कि पंकज जी ने बताया कि पेपर फर्स्ट के लिए एक आदर्श स्थिति 35 प्रश्न की है, तो मेरा प्रश्न यह है कि पेपर सेकंड जो आपका विषय संस्कृत रहा है, उसकी आदर्श स्थिति क्या है, कितने प्रश्न सही रहेंगे तो हम ठीक ठाक स्थिति में। अगर आपकी बहुत वो हम कहते हैं ना ताबड़तोड़ तैयारी है, तो आप 85 से 90 के बीच में जाते हैं। 100 प्रश्न में से 85 से 90 के बीच में जा सकते हैं अगर बहुत अच्छी तैयारी है। सामान्य स्तर से ऊपर की तैयारी, ठीक ठाक अच्छी तैयारी जिसे कहा जाता है, वो तैयारी है तो आप 75 से 80 के बीच में आराम से ला सकते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बताया हूं कि 60 प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं जो हर कोई कर लेता है। हमें लड़ना पड़ता है 20 प्रश्नों के लिए। अगर आप इधर 80 मानते हैं, 75 से 80 मानते हैं और फर्स्ट पेपर में आप 35 जाते हैं, तो आप बहुत सेफ जोन से ऊपर है। जेआरएफ तो आराम से, मतलब आप एक बार इतना कट ऑफ में आपका दिख गया, आंसर की चेक कर लिया और 110 प्लस है तो आप चादर तान के सो जाइए, जेआरएफ का रिजल्ट आने दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 से 80 के बीच का जो स्कोर है वो आदर्श स्थिति है। कुछ लोग अच्छे अच्छे नंबर्स भी लाते हैं, 80 प्लस भी जाते हैं। मेरा खुद इस बार 85 प्रश्न सही था, तो यहां तक पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी तैयारी अच्छी करनी पड़ती है तो इतने प्रश्न आराम से सही हो जाते हैं। 75 से 80 आदर्श स्कोर है। तो जैसा कि हमने पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के बारे में विस्तृत रूप से बहुत अच्छे तरीके से पंकज जी से बातचीत की, समझा, एक एक टॉपिक के बारे में समझा, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसके बारे में भी हमने ठीक तरीके से बातचीत की। जैसे हमने इस इंटरव्यू की शुरुआत मिथक से की थी, तो अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं।
तो मिथक एक जो लगभग लोगों के मस्तिष्क में बना रहता है कि संस्कृत से पढ़ाई करके क्या होगा, या फिर हिंदी संस्कृत जो बच्चे आर्ट्स के हैं वो पढ़ के क्या करेंगे। तो आप जो असंख्य साथी हमारे हैं या जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको यह जरूर बताएं कि संस्कृत से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास क्या क्या संभावनाएं हैं, अवसर कहाँ कहाँ है। बात यहाँ सिर्फ संस्कृत की नहीं है, बात यहाँ भाषा की हो जा रही है कि लैंग्वेज लेने के बाद आदमी दिक्कत में फंस जा रहा है कि करे तो करे क्या। उसमें भी अगर संस्कृत ले लिया है तो उसका क्षेत्र एकदम संकुचित हो जाता है, जो पांडित्य और टीचिंग तक जाकर के रह जा रहा है। अगर हम देखें तो कहते हैं कि अरे उसने इंग्लिश में ऑनर्स किया है, फिर इंग्लिश ऑनर्स के बाद उसकी इज्जत बढ़ जाती है, और संस्कृत ऑनर्स के बाद एक आदमी थोड़ी सी हेय दृष्टि से देखता है। हालांकि सभी नहीं देखते हैं, पर एक है बना हुआ है कि संस्कृत वाले हैं, और खुद संस्कृत वालों को भी कहीं ना कहीं। तो जैसा कि पंकज जी, अब हम इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर हैं, तो हमने एक मिथक शब्द से इंटरव्यू की शुरुआत की थी, तो अगला प्रश्न भी मेरा एक मिथक से ही है, जो लगभग बहुत सारे साथियों के पेरेंट्स के अंदर एक मिथक है कि जो बच्चे भाषा से तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो संस्कृत और हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके पास अवसर क्या है, नौकरी में संभावनाएं कितनी हैं। इस बात को लेकर हमेशा वो लोग एक अलग दृष्टि से देखते हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? साथ में आप यह भी बताएं कि जो बच्चे भाषा से या संस्कृत से हिंदी से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जॉब के, नौकरी के क्या अवसर हैं। आप जो मिथक की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्य भी है, और वो सत्यता इसलिए है क्योंकि जो भाषा पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें लगता है कि हम पंडित बन जाए, अपने विषय के विद्वान बन जाए, तो हम बहुत बड़ा तीर मार लेंगे। बेसिकली तीर इन दिनों चल रहा है तो स्किल बेस्ड। अच्छा, कोई भी विषय है, अगर वहां स्किल नहीं है तो वो विषय किसी काम का नहीं रहेगा। कोई इंजीनियर ही है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है, कोई कोडर ही है, और वो अच्छे से कोडिंग नहीं जानता है, तो फिर वो कोडिंग का किसी भी कहीं से कुछ भी सीखा हो किसी काम का नहीं है। ऐसे ही भाषा भी है, कोई भाषा पढ़ा, कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोई भी भाषा हो, अगर उसके साथ साथ उसके पास स्किल्स नहीं है तो आज जो युग है स्किल युग, इसमें वो सक्सेस नहीं होगा। संस्कृत को लेकर के ये बहुत, हिंदी से ज्यादा तो संस्कृत के लिए विडंबना है कि संस्कृत को कहा जाता है कि संस्कृत में रोजगार दो ही चीजों में है। पहला माना जाता है पौरोहित्य, और दूसरे पर रखा जाता है शिक्षण को, अर्थात टीचिंग को। टीचिंग में फिर वो स्कूल हो या प्रोफेसर तक, आप जहां तक जा सकते हैं, ये दूसरा माना जा सकता है। कई लोग इसको वैसे वर्षा कर लेते हैं कि पहला हमारा टीचिंग हो गया, दूसरा बैकअप प्लान है पुरोहित। इन दिनों एक और भी नई चीज आई है सेना में, जेसीओ करके, जेसीओ जूनियर कमांडिंग ऑफिसर। अच्छा, सामान्यतः वह धर्म गुरु जिसे हम कहते हैं, जेसीओ अच्छा। का पोस्ट होता है, वो धर्म गुरु के लिए है। ऑफिसर रैंक की पोस्ट होती है। इन दिनों संस्कृत वालों का उधर भी रुझान दिखाई दे रहा है, धर्म गुरु के रूप में उसमें काम करना होता है। जो सेना के मंदिर इत्यादि हैं, ठीक है, उनमें काम करते हैं वो लोग, प्रवचन इत्यादि, उनको भी मानसिक संतुलन, उन लोगों के लिए भी अनेक प्रकार के प्रवचन इत्यादि का काम वो लोग करते हैं मंदिर का पूजा अर्चना के साथ साथ। तो तीन चीजें तो सबको दिखाई देती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। आज का अगर युग देखा जाए तो बेसिकली युग एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। और अगर हम देखें तो प्रोग्रामिंग के लिए अभी जो बात है उसमें एक संस्कृत ही ऐसी भाषा है जो सबसे अच्छे सटीक रूप में उपस्थापित की जा सकती है
किंतु संस्कृतज्ञों के इस तकनीकी ज्ञान के अभाव में यह भाषा वहां पर अपने आप को नहीं स्थापित कर पा रही है। अगर कोई संस्कृतज्ञ थोड़ा भी मशीन को जानता है, मशीन ट्रांसलेशन को जानता है, भारत में अभी कुछ गिने चुने लोग हैं, लेकिन अगर वो लोग हैं तो वो ख्याति लब्ध हो गए हैं, गिने चुने ही लोग हैं। तो अगर हम थोड़ा बहुत स्किल पर काम करें तो बहुत सारे जॉब्स ऐसे ही रखे हैं। साथ ही साथ हम संस्कृतज्ञ कंप्यूटर को और अंग्रेजी को अपना दुश्मन मानते हैं। अच्छा, क्या मानते हैं कि ना ना हमारी संस्कृति को ये लोग काट रहे हैं, जड़ से हमें उखाड़ रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये भी जानना है कि आपको जड़ से कौन उखाड़ रहा है तो उसके बारे में भी अच्छे से जानना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी आप उसका निराकरण कर सकते हैं। अगर आपको वैदेशिकों को अगर वो आपके ग्रंथों पर अगर आक्षेप कर रहे हैं तो उन्हें आप संस्कृत में बोल के नहीं समझा सकते, अपने तथ्यों को उनकी ही भाषा में आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए आपको अंग्रेजी से जो अंग्रेजी के लिए हेय दृष्टि है उसको हटा करके उसको स्वीकार कीजिए। हाँ, हम अपनी मातृभाषा को, अपने संस्कृत भाषा को, हिंदी को उनसे नीचे या इंग्लिश को ऊपर रख करके संस्कृत को नीचे रखें, ऐसा कुछ नहीं है। समन्वय बना करके अगर हम काम करें तो स्किल अर्जित करें, कंप्यूटर सीख लें, अन्य जो भी आज के युग में आवश्यक कार्य है, तो हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप बीए किए हुए हैं, संस्कृत से ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप जरूर संस्कृतेतर एक दो विषय पढ़ते हैं जी। तो उनमें बहुत सारे, अगर हिंदी आपने लिया हुआ है या कोई आपने ऐसा विषय पढ़ा है जिसका इंस्ट्रक्शन, जिसका निर्देश या जिसका पेपर आपने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, संस्थाएं हैं जो राजभाषा इत्यादि पोस्ट लाती हैं। अच्छा। और उनमें ये शर्त रहता है कि आप ग्रेजुएट हो, तो आप ग्रेजुएट किसी में हो, आपने बीटेक किया है या बीए किया है या बीई किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ग्रेजुएट हैं। शर्त क्या रहता है कि आप हिंदी भाषा पढ़े हो, एक लैंग्वेज, साथ ही साथ आप कोई एक ऐसा पेपर पढ़े हो जिसका निर्देश अंग्रेजी में हुआ हो, या आप अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़े हो, एक विषय के रूप में। ठीक है। तो अगर संस्कृत आप पढ़े हैं तो संस्कृतेतर दो विषय आप लिए ही रहते हैं। सामान्यतः तो हिंदी ले लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले लेते हैं। अगर इन सब विषयों को आप लिए हैं तो आप आराम से अन्य अन्य संस्थाओं में भी आप कार्य कर सकते हैं, राजभाषा के रूप में, राजभाषा अधिकारी के रूप में। बैंक में भी आता है, बहुत जगहों पे आता है, डीआरडीओ में भी कुछ दिन पहले पोस्ट अनुवादक का आता है, हर जगह, संसद में, सब जगह, सभी न्यूज में राजभाषा अधिकारी का, ट्रांसलेटर का। तो इन सब के लिए क्या करना होगा, एक अपनी धुरी को छोड़ करके थोड़ा सा स्किल की तरफ जाना होगा। तो अगर स्किल है तो कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं बनता है, वो एक फायदेमंद ही रहेगा। अगर आप संस्कृत जानते हैं, संस्कृत के साथ आप किसी वैदेशिक भाषा को जानते हैं, तो आज तो विदेशों में लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई संस्कृत पढ़ा दे। अगर आप उनको उन्हीं भाषा में डिलीवर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। बेसिकली स्किल से कमाई का ही लक्ष्य है। सभी नौकरी के प्रति ही जानना चाहते हैं। पहले कहा जाता था सा विद्या या विमुक्त, अब है धनय, धन के लिए धनाय, या सा विद्या या धनाय या नियुक्त, नियुक्ति करा दे। तो अगर स्किल है तो हम नियुक्ति कहीं भी पा सकते हैं। हाँ, सरकारी जॉब ही मिले इसके प्रति सभी न जाए, थोड़ा बहुत आप स्किल करें, पढ़ाने का काम करें, कहीं पर आप कंप्यूटर अच्छा सीख लिए तो बहुत लोग सहज जन सेवा केंद्र आदि खोलते हैं, हम भी खोल सकते हैं, क्यों नहीं खोल सकते। प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं। हर जगह पर सीएसआर के अंतर्गत उन्हें कुछ अनुवादक रखने पड़ते हैं, कुछ फील्ड वर्क्स करने पड़ते हैं, बहुत जगह रिसर्च एसोसिएट्स आते हैं, तो इन सब काम को भी हम कर सकते हैं। और एक चीज ये भी है कि आप हिंदी या फिर संस्कृत विषय से पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जो सरकारी विभाग में सबसे टफेस्ट एग्जाम है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग में मेंस के पेपर में बिल्कुल आप ऑप्शनल लीजिए, संस्कृत लीजिए, हिंदी लीजिए। हिंदी में तो हिंदी साहित्य कितना चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। हर जगह है संस्कृत या हिंदी, मतलब भाषाएं हैं हर जगह।
हमें बस स्किलफुल होना है, स्किलफुल हो रहे हैं तो हम अपने आप को कहीं पर भी स्थापित कर सकते टीचिंग हैं। के रूप में देखें तो अभी आप एक शोधार्थी हैं, तो ये भी एक फील्ड अपार संभावनाएं, बहुत सारे द्वार खोलता है कि आप संस्कृत विषय से पीजी, यूजी पीजी आपने कर रखा हो तो फिर आगे जेआरएफ निकाल के आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद सहायक प्रोफेसर के रूप में तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं, वहां पर आप पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं। आप अभी एक शोध के विद्यार्थी हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप ये एक प्रश्न यह भी बनता है कि जेआरएफ निकालने के बाद इसके क्या लाभ हैं? ठीक है, नेट जेआरएफ निकल जाता है तो इसके बाद क्या क्या अवसर है, इसके बारे में भी हमारे साथियों को आप बताएं, और साथ यह भी बताएं कि जेआरएफ जो फेलोशिप आता है वह कितना आता है। एक ही परीक्षा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है नेट। ठीक है, नेट परीक्षा इसलिए होता है ताकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट ही सबसे अंतिम जो माना जाता है, वो एक मानक है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी नेट परीक्षा में अगर आपके अंक एक कट ऑफ सेट किया जाता है, उससे ऊपर है, आप उस ग्राफ के ऊपर है, तो आपको एक्स्ट्रा रिसर्च करने के लिए जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप कनिष्ठ शोध छात्रवृत्ति मिलता है। ठीक है, और ये शोध छात्रवृत्ति दो भागों में उसको कह सकते हैं कि दो प्रकार से मिलता है। एक होता है जेआरएफ और एक होता है एचआरए, हाउस रेंट जो होता है वो अलाउंसेस। अब आपको अभी तो जेआरएफ के पैसे बढ़ गए हैं, इससे पहले 31,000 था, अब शायद 38,000 के आसपास हो गया है, और उसका 33% जितना होता है, अगर बढ़े हुए अमाउंट का 33% एचआरए मिलता है। तो 8-9 हजार रुपये, तो टोटल 44-45 के आसपास इन दिनों जेआरएफ मिलेगा। अगर आप नेट केवल उत्तीर्ण है, आपका जेआरएफ नहीं है, और कहीं से आप पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपको 8,000 रुपए मिलते हैं। कहीं से आप स्टेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो 5,000 मिलते हैं। कहीं शायद नहीं भी मिलते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सिटी को पैसा देना होता है, तो फिर वहां पर कुछ नियम बनाए जाते हैं कि हम अपने टॉप कुछ बच्चों को देंगे, या हर विषय विशेषज्ञों को कुछ बच्चों को चुनेंगे, उनको देंगे। तो हर विश्वविद्यालय के, स्टेट के और सेंट्रल में तो 8,000 रुपए है, स्टेट में 5 है, और कहीं कहीं पर ये एक उनका जो कोर्स वर्क होता है उस एग्जाम के तहत जो टॉपर्स होते हैं शायद उनका चयन करके देते हैं, या वो अपना कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं उससे देते हैं। तो ये फायदा है। साथ ही साथ अगर आप जाते हैं कहीं पर अप्लाई करते हैं तो एक एपीआई बनता है, उस एपीआई में आपके बीए, एमए, नेट जेआरएफ के मार्क्स ऐड होते हैं, जुड़ते हैं, और प्रॉपर एक एपीआई बनता है। तो अगर प्रॉपर एपीआई बनता है तो जेआरएफ के 10 नंबर मिलते हैं, और नेट के शायद 7 या 8 नंबर मिलते हैं। तो ये भी एक फायदा रहता है। 60 से 80% अगर आपके बीए या एमए में है तो वो एक क्राइटेरिया में है, और 80+ वालों को एक अलग क्राइटेरिया में रखा जाता है। तो कुछ नियुक्ति के समय भी जेआरएफ और इनका अपना अपना महत्व है। और एक जेआरएफ करने के बाद आप उस विषय में एक सम्मानजनक स्थिति में रहते हैं कि हाँ, ये एक टैग लग जाता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं। पर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है नेट और जेआरएफ के अंतर में, वो शायद कभी कभी भाग्य का खेल होता है और कभी कभी थोड़ा बहुत परिश्रम का। तो नेट और जेआरएफ में बहुत अंतर नहीं होता है। जिनका नेट हुआ है वो कभी परेशान ना हो कि जेआरएफ वाला बहुत कोई 30 मार्क का था, उसके कुछ लक और संयोग इस बार साथ दे दिए हैं, अगली बार आपके भी दे सकते हैं। तो इतना ही है। तो हमने नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों की तरफ से इन तमाम सारे प्रश्नों पर बातचीत किया, यह भी जाना कि अगर आपका नेट जेआरएफ निकल जाता है तो कितने फेलोशिप आते हैं, कहां आप दाखिला ले सकते हैं, अपार संभावनाओं के बारे में भी हमने बात किया कि प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर तक कहां कहां आप संस्कृत से पढ़ाई करके उस पद पर चयनित हो सकते हैं। अभी हमारे साथ पंकज जी जुड़े हैं, तो पंकज जी से एक और प्रश्न, क्योंकि ये
शोध के विद्यार्थी हैं, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से शोध कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपने शोध के बारे में भी बताएं कि आपका विषय क्या है और यह पीएचडी कितने साल की है, और इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। मेरे शोध का विषय है, बेसिकली मैं न्याय दर्शन पर शोध कर रहा हूं। मेरा मास्टर्स में, स्नातकोत्तर में स्पेशलाइजेशन था दर्शन, अतः मैंने पीएचडी दर्शन विषय में करना उचित समझा। दर्शन में मेरा झुकाव न्याय दर्शन की तरफ हुआ, तो मैंने अपने आचार्यों से परामर्श किया जो मुझे स्नातकोत्तर में एमए में पढ़ाए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हारा झुकाव न्याय दर्शन के प्रति है, अच्छी रुचि है, तो आप न्याय दर्शन में कर सकते हैं। फिर आचार्यों के परामर्श से मुझे एक विषय प्राप्त हुआ। न्याय दर्शन के सूत्र जो है, मूल सूत्र लिखे हैं आचार्य गौतम ने, और उसी आचार्य गौतम का दूसरा सूत्र है एक, दुख जन्म प्रवृत्ति मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाये तदनंतरापायात अपवर्गः। अर्थात मेरे सूत्र का सामान्य अर्थ में बताता हूं कि मुक्ति या अपवर्ग जो है वो न्याय दर्शन में किस प्रकार से प्राप्त होता है, सिर्फ इसी एक सूत्र पर मेरा अध्ययन है। तो कहा जा सकता है कि एक सूत्र पर पीएचडी कैसे हो सकती है, ये वो आ सकता है प्रश्न। तो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कि मैं सिर्फ एक सूत्र पर पीएचडी कर रहा हूं, किंतु मेरा जो विषय है वो लगभग 12 से 13 ग्रंथों को मिलाकर के है। अर्थात प्राचीन न्याय में जितने भी टीका उपटीका ग्रंथ आए हुए हैं, द्वितीय शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के जितने भी आचार्य लोग हैं, उन आचार्यों के ग्रंथों के आलोक में इस सूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन किया जाएगा मेरे शोध कार्य में। सामान्यतः शोध समाप्त करने का सबसे कम समय जो है वो 3 वर्ष है, अधिकाधिक आप 5 साल जा सकते हैं। कभी कभी लोग एक्सटेंशन लेके 6 महीने साल भर और करते हैं, और 3 साल तक के बाद आप अपना शोध समाप्त कर सकते हैं। तो साथियों, हमने नेट जेआरएफ से चलते हुए शोध तक बहुत विस्तृत रूप से एक एक बिंदुओं पर बातचीत की। पंकज जी अभी शोधार्थी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से आप शोध कर रहे हैं। अंत में यह इंटरव्यू के हम अंतिम पड़ाव पर हैं, तो पंकज जी मैं तो यही चाहूंगा कि जितना आपसे हो सके आप हमारे दर्शकों को बताते जाएं और यह प्रक्रिया कभी समाप्त न हो। पंकज जी का भी अपना एक यूट्यूब चैनल बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी मदद से आप अपने शिखरतम ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अंत में मैं पंकज जी से फिर एक बार कहूंगा कि पंकज जी, जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 बिंदुओं में उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। 3 बातें ही मुख्य हैं। पहला है आप अपने सिलेबस पर टिके रहें। ठीक है। सिलेबस से थोड़ा भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अधिकाधिक प्रश्नों का अभ्यास करें, वो पीवाईक्यू हो सकते हैं, आपके किताबों के पीछे भी होते हैं अभ्यास प्रश्न, प्रतिदर्श प्रश्न, उनको करें। और साथ ही साथ आप टाइम मैनेजमेंट भी सीखें। अभ्यास करते वक्त टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी आप टाइमर लगा करके भी मॉक टेस्ट लगाएं, जिससे आप लोग मतलब परीक्षा में जाकर के हड़बड़ी नहीं होगी। तो इन 3 बातों को, सिलेबस, अभ्यास और टाइम मैनेजमेंट, इन 3 चीजों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से जेआरएफ तो हो ही जाएगा। तो हमने पंकज जी से बहुत सारे विषयों पर बातचीत की। पंकज जी, आप उन सभी विद्यार्थियों के एक अच्छे उदाहरण भी हैं जो यह कहते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ तकनीक की भी सहायता लें, आधुनिक युग के बारे में भी जाने। कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर को भी समझे जाने। एक लीक पर न चलने वालों में से हमारे बीच जो है पंकज जी, वो है। पंकज जी के बारे में मैं अंत में यही कहूंगा कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं, ऐसे अनिर्मित पथ प्यारे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने हमें समय दिया, पढ़ाई पाठशाला को समय दिया। जो असंख्य साथी अब आपको देख के मुझे लगता है कि जो संस्कृत विषय को बहुत एक भारी विषय समझते थे, उनके लिए बहुत रोचक होने वाला है। और आपका
आपका यह वीडियो सुन के आपसे बहुत लोग प्रेरणा लेने वाले हैं और विश्वास मानिए आने वाले समय में लोग जब लोगों का इंटरव्यू होगा, शायद मैं भी लूं तो यह एक कथन जरूर आएगा कि मैंने पंकज सर का वीडियो देखकर ही उनसे सीखा था कि कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितने समय में तैयारी करनी है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ पढ़ाई पाठशाला के यूट्यूब चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी अन्य साथी के साथ सफलता की कहानी में। धन्यवाद, नमस्कार।